Dear students, in this lecture, I shall discuss agreement in restraint of trade and its exceptions. Section 27 provides every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession or trade or business of any kind is to that extent wide. इंडिया और इंग्लैंड में दोनों ही देशों में व्यापार पर अवरोध लगाने वाले करार, प्रतिबंध लगाने वाले करारों को वाइड डिक्लेयर किया गया है। हालांकि इंग्लैंड में पार्शियल रिस्ट्रिक्शन वैलिड माने जाते हैं, केवल कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ही वाइड है। इंडिया में पार्शियल और कंप्लीट दोनों ही रिस्ट्रिक्शन वाइड है। पहले इंग्लैंड का एक केस देखते हैं, नार्डनफेल्ड वर्सेस मैक्सिम नार्डनफेल्ड गन्स तथा अम्यूनिशन कंपनी 1894 के केस में अपीलेंट ने, जो बंदूक और कारतूसें बनाता था, अपना व्यापार रिस्पोंडेंट कंपनी को बेच सेल कर दिया और दो एग्रीमेंट किए उससे कि पहला था कि 25 ईयर्स तक कोई ऐसा कारोबार नहीं करेगा जो कंपनी कर रही है। दूसरा था ऐसा कोई भी कारोबार नहीं करेगा जिससे रिस्पोंडेंट कंपनी के साथ कंपटीशन हो। तो 25 साल तक हाउस ऑफ लॉर्ड ने वैलिड माना, उसी पार्ट को वाइड डिक्लेयर किया जिसमें के द्वारा अपीलेंट पर ऐसा व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया था सदैव के लिए। भारत में जो है पार्शियल और कंप्लीट एब्सोल्यूट सभी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन वाइड डिक्लेयर किए गए हैं। मधुप चंद्र रसिक राजकुमार दास के केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक ही लोकेलिटी में कारोबार करते थे। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ से एग्रीमेंट किया कि यदि प्लेंटिफ अपना बिजनेस बंद कर देगा तो उसे 900 रुपया देगा। एग्रीमेंट के वादी ने जो है के तहत अपना बिजनेस तो बंद कर दिया, लेकिन डिफेंडेंट ने उसे 900 रुपया नहीं दिया। आप बताएं क्या वो रिकवर कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि इससे व्यापारिक स्वतंत्रता पर, व्यापार करने पर रोक लगाई गई थी। इस जो है the word restrain from exercising a lawful profession, trade or business do not mean an absolute restriction and are intended to apply to a partial restriction limited to some particular place. This interpretation of section 27 has been generally accepted by the courts. Thus, an agreement that one party would sell beef for 14 days in a month, an agreement to close a mill for 3 months in a year have been held to be void. लेकिन जहां पर एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज डिविजिबल, the valid portion will be enforced. However, where it is not divisible, the whole agreement will be void. So this is clear from the word to that extent void used in the language of section 27. It may be noted that the word to that extent means that only void portion is unenforceable.
जैसे ए ने अपना बिजनेस गुडविल सहित बेच दिया बी को, दोनों एग्रीड हुए ए विल नॉट प्रैक्टिस द सेम ट्रेड फॉर 3 years। ए वही बिजनेस 3 साल तक नहीं गए। ये भी तय हुआ ए विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस कंपीटिंग इन एनी वे विद द बिजनेस ऑफ बी। ये ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करेगा, वो इसे बिल्कुल है ऊपर जैसे इलस्ट्रेशन बताया था, जो जिसकी बी के साथ कंपटीशन हो। हियर द एग्रीमेंट बीइंग डिविजिबल, द फर्स्ट पार्ट वाज हेल्ड टू बी वैलिड एंड नेसेसरी टू protect the interest of the purchaser of goodwill. The second part was held to be void as it prevented A from carrying on any business. तो ये स्थिति जो है यहाँ भी बनी हुई है कि वैलिड पार्ट जो है वैलिड हो सकता है, इंटरप्रिटेशन है, लेकिन हमारे यहाँ सामान्यतया पार्शियल को भी जो है वाइड माना जाता है। ये तो इंटरप्रिटेशन था, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन भी। एक्सेप्शंस क्या हैं? कंट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 27 जो है गुडविल के विक्रय की बात करती है, वो भी अपवाद है। यानी यदि गुडविल सहित जो है यदि आपने अपना कारोबार बेच दिया है और एक बिजनेस ये एग्रीमेंट किया है कि हम ऐसा कारोबार नहीं करेंगे, तो फिर नहीं कर सकते। ये जो है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाए, बशर्ते द रिस्ट्रिक्शन शुड स्पेसिफाई द लोकल लिमिट। The restriction must be reasonable. The restriction should apply only for such period for which the business sold is actually carried on by the buyer or any person who derived his title to the goodwill from the buyer. Restriction जो है स्पेसिफाई हो, उसकी एरिया क्या होगा, रीजनेबल हो, और तब तक जो है रहा वो जब तक वो बिजनेस उसके द्वारा है, उसके जो है फैमिली मेम्बर करते रहें, उसके बाद नहीं। हाँ, कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के आधार पर भी बताए जा सकते हैं, न्यायिक निर्णयों के आधार पर भी बताए जा सकते हैं। पहला है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। कोई भी एम्प्लॉयर किसी एग्रीमेंट के तहत अपने एम्प्लॉय पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि ऐसा वो कारोबार न करे जो उसके साथ कंपटीशन में हो, लेकिन जो है परंतु ऐसा रिस्ट्रिक्शन कुछ करार की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। 4 वर्ष मैकडोनाल्ड के केस में 1898 का केस है। प्लेंटिफ एक डॉक्टर था, जंजीबार में दवाखाना चला रहा था, जो है उसके साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ था कि वो 3 साल तक नौकरी करेगा उनके यहाँ कम से कम, और इस दौरान दवाखाना नहीं खोलेगा। डिफेंडेंट ने 1 ही साल में नौकरी छोड़ दी और दवाखाना खोल दिया। ये एग्रीमेंट जो है वैलिड था, है ना। इसको जो है करार को भले जो है रोका गया था दवाखाना के चलने से, लेकिन एक 3 साल की एक लिमिट थी। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन जो है वैलिड माने जाते हैं। इसी तरीके से बीबी देश पांडे वर्सेस अरविंद मिल्स 1946 के केस में प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को बुनाई मास्टर की जॉब अपनी मिल में दी थी। दोनों के बीच करार था कि 3 साल तक किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ बुनाई मास्टर के रूप में वो काम नहीं करेगा, पर डिफेंडेंट ने 3 साल के पहले ही नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह चला गया। तो करार को इसको भी जो है वैलिड मांगा और रोका गया कि वो नहीं जा सकता है। फिर जो है निरंजन शंकर जो है गोलिकारी वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक विदेशी निर्माता ने टायर बनाने वाली कंपनी को इस शर्त पर टेक्निक की जानकारी दी थी कि वो न तो स्वयं और न ही उसके जो है एम्प्लॉय टेक्निक को कहीं और बताएंगे। डिफेंडेंट को 6 साल तक सर्विस करने का मौका मिला और इस कंडीशन पर
कंपनी ने जो जिस कंडीशन पर जॉब दिया था कंपनी ने, वह कंपनी की तकनीक को कहीं नहीं लीक करेंगे, भले ही नौकरी छोड़ दें, ये डिसाइड हुआ, करार वैलिड था, एग्रीमेंट इस तरीके का एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता दें आपको, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, यहाँ पर जो है ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वाला जो है रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा वहाँ पर जहाँ पर एम्प्लॉय ने नौकरी खुद न छोड़ी हो बल्कि निकाल दिया गया हो। ये एक केस है सुपरिटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कृष्ण मुर्गाई का, या 1980 का। अपीलाइंट को जो निरीक्षण का काम करती थी वाणिज्यिक वस्तुओं के गुणवत्ताओं का निर्धारण करने के लिए, रिस्पांडेंट को 27 मार्च 71 को अपने कुछ शर्तों के साथ जॉब में रखा। नियोजन की अवधि में वो कहीं अंशकालिक सेवा भी नहीं करेंगी, एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कहीं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करेंगे। नियुक्ति के अंतिम साल पर 2 ईयर्स तक न तो किसी प्रतिद्वंदी फर्म में कार्य करेंगी और न ही स्वयं। नेक्स्ट, कंपनी की सीक्रेट बातों को कहीं प्रकट डिस्क्लोज नहीं करेंगी। और हुआ है कि 27 दिसंबर 78 को रिस्पॉन्डेंट की सेवाएं समाप्त कर दी गई और उसके बाद अपीलाइंट कंपनी के समान कारोबार दिल्ली में ही प्रारंभ कर दिया। हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्डेंट के फेवर में जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट में गई अपील में। अपील खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जो है मत व्यक्त किया कि ये प्रावधान किसी कर्मचारी जो है कंपटीशन का कारोबार नहीं करेगा या कहीं और काम नहीं करेगा उस स्थिति में अप्लाई नहीं होगा जहां कर्मचारी ने स्वेच्छा से नौकरी नहीं छोड़ो बल्कि नौकरी से निकाल दिया गया हो। यानी नौकरी से निकाल दिए गए हो तब आप जॉब कर सकते हो, जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया वैलिड नहीं है। नौकरी अपने आप छोड़ करके वही काम करना है तो ये लिखा है एग्रीमेंट में तो वैलिड माना जाएगा। फिर है ट्रेड कॉम्बिनेशन, दूसरा एक्सेप्शन है ट्रेड कॉम्बिनेशन। प्राय एक जैसी व्यापार करने वाली जो है संगठन जो करते हैं अपना यूनियन बना लेते हैं कि कब दुकान खोलेंगे कब बंद करें, हफ्ते में एक दिन बंद रखेंगे हफ्ते। तो आप ये नहीं कह सकते हम भाई अमीनाबाद थर्सडे को भी खोलेंगे या पूरी रात खोले रहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं आपस में, कब खोलेंगे कब जो है बंद करेंगे दुकान को, ये सब जो है वैलिड माने गए हैं। एसबी फ्रेजर एंड कंपनी से बॉम्बे आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1904 में बर्फ बनाने वाली मिलों में करार हुआ कि कितनी बर्फ बनाएंगे, कितना समय कौन बर्फ बेचेगा और किस मूल्य पर बेचा जाएगा, ये कोर्ट ने कहा वैलिड है। फिर जो है किसी व्यक्ति जो है विशेष को जो है माल बेचने का करार भी जो है वाइड माना गया है। रिस्ट्रेंट इन सोल आर एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। क्या होता है कभी कभी जो है हम एक ही आदमी को माल दे देते हैं और कहते हैं कहीं जो है जो भी लेगा वो उसी से लेगा, जो है सेलर उस शहर में किसी और को नहीं बेचेगा। तो ये एग्रीमेंट भी क्योंकि अपने प्रोटेक्शन के लोग बनाते हैं वैलिड है। ऐसा करार भी वैध होता है जब ये प्रावधान हो कि माल किसी व्यक्ति विशेष को ही बेचा जाएगा। सुबह नायडू हाजी बादशाह साहिब के मामले में मायका निकालने वाले व्यक्ति ने यह करार किया कि वह सारा माल केवल वादी को बेचेगा और किसी अन्य को नहीं। इसके अतिरिक्त वह माल अपने भंडार में नहीं रखेगा। तो इस तरीके के जो है रिस्ट्रिक्शन जो है लगाए जा सकते हैं और वैलिड माने जाएंगे कि किसी पार्टिकुलर पर्सन को ही जो है। लेकिन न्यायालय ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड नहीं घोषित करेंगे जिसमें किसी सेलर को लंबे समय तक एग्रीमेंट से बांधा गया हो। शेख कानूर श्री रामचरण भगत का केस है 1908 का। एक व्यापारी ने पटना शहर के समस्त जो है कंघी बनाने वालों से एग्रीमेंट किया कि वो जितनी भी कंघियाँ बनाएंगे उन्हें ही बेचेंगे
अपने लाइफ टाइम तक, उनके बाद वो सारी कंघियाँ उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो उनके उत्तराधिकारियों को बेचेंगे। न्यायालय ने कहा इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन नहीं बांधा जा सकता और ये वैलिड नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप में भी जो है सेक्शन 11 की सबसेक्शन 2 है कि जिसके अनुसार पार्टनर जो है आपस में करार कर सकते हैं कि जब तक वह पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं वो कहीं और कारोबार नहीं करेंगे तो ये वैलिड होगा, वाइड नहीं होगा। सेक्शन 36 की सब सेक्शन 2 है जब कोई पार्टनर किसी अन्य पार्टनर से खरीद ले सकता है, ये करार करता है कि भागीदार रहने पर भी वो किसी विनिर्दिष्ट अवधि तक अपना विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के किसी प्रकार का कारोबार नहीं करेगा तो वो नहीं कर सकता। 36(2) में है भागीदार रहने पर भी किसी विनिर्दिष्ट अवधि किसी स्पेसिफाइड अवधि तक वो नहीं रहेगा तो फिर नहीं रह सकता। सेक्शन 54 में है फर्म के विघटन या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार आपस में ऐसा करार कर सकते हैं। एंड 55 की सबसेक्शन 3 में है कोई भी भागीदार फर्म के गुडविल के विक्रय पर क्रेता से ये करार कर सकेगा कि ऐसा भागीदार किसी विनिर्दिष्ट अवधि कालावधि या स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारोबार के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा तो नहीं कर सकता। 55 की सबसेक्शन 3 में है। थैंक यू वेरी मच।